हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका कल कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट है उसकी आंसर की को यहाँ पर हम जानेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो आपका सेट है वो ए है। तो आप सभी जिस भी सीरीज का आपके पास में पेपर होगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आगे पीछे दिए होंगे, तो आप उनको अच्छे से केयरफुली मैच करना और जो भी आपका स्कोर बनेगा आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करना कि आपके 150 में से कितने यहाँ पर मार्क्स आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारी जो सीरीज़ है वो हो जाती है यहाँ पर ए। तो चलिए अपने प्रश्न पत्र में अपने सभी प्रश्नों को मिलाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें पूछा गया है डिस्ग्राफिया जो कि एक बीमारी होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों की और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। बात करेंगे सेकंड प्रश्न के बारे में। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्वरण गतिवर्धन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, सेकंड भी यहाँ पर सही है, थर्ड जिसमें दिया गया है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करे, ये भी यहाँ पर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है बाधा के रूप में, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। शैशव अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक और माध्यमिक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, प्राथमिक माध्यमिक। प्रश्न नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर हमें जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पारंपरिक जो आपका स्तर है, यानी कि कॉन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर हम बात करेंगे पारंपरिक स्तर, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कथन वाले प्रश्न है बहुत ज़्यादा इस बार देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 में है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपके कथन ए हो जाता है और कथन जो कारण इसका दिया गया है आर, वो यहाँ पर दोनों सही होंगे। यानी कि इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या जो मतलब सही व्याख्या यानी कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सही करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के प्रश्न नंबर 9 की, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7 वर्ष। कुछ बच्चों ने इसका 3 वर्ष भी लगाया होगा, लेकिन वो इसका गलत जवाब होगा। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। कैरल गिलिगन ने कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो यहाँ पर जो उन्होंने आलोचना की है वो की है जो वुमेन के प्रति उनका दृष्टिकोण है, यानी कि उन्होंने कहा है कि कोहलरबर्ग ने स्त्रियों के ऊपर अधिक चर्चा नहीं की है इस जो उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था उसके अंदर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीयन। यानी कि जो इसका सेंट्रलाइजेशन है वो उसके बारे में यहाँ पर बताता है।
प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य वातावरण में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? बुनाई करना, तैरना, एक कागज़ पर वृत्त को जो रूपरेखा है उसको काटना, एक कागज़ पर एक बड़े आयत की रूपरेखा के अनुसार काटना। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो ग्रोस मोटर स्किल के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो आपके शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है उसके उपयोग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एक आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाता है, एक आपका जो फाइन मोटर स्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल की बात की गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तैरना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी यानी कि अवरोही, जो आपका घटता क्रम हो जाता है, समीपस्थ, आंतरिक से बाह्य यानी कि बाहर की ओर। तो इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार जो आपके होते हैं उसके पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंत्य व्यक्ति दिक् स्थान। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। बच्चों के समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो आपका ब्रेनस्टॉर्म है उसको यहाँ पर अधिक महत्व दिया जाएगा, यानी कि बुद्धि मंथन करने और सहज अनुभव लगाने के अवसर देना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कथन और कारण दोनों दिए गए, तो उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो उस हिसाब से आपका कथन और कारण इसमें दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गैर प्रासंगिक कारण जो आपका होता है वो यहाँ पर इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, यानी कि वो खुद दिमाग से अपने ही काम लेगा, यानी कोई इसमें रटा रटाया सिद्धांत यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, उसको खुद से एनालाइज करना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? क्योंकि अगर आप शुरू के 3 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाक्य में संज्ञा और क्रिया के संबंध जो कि आप समझ के कर सकते हो। क्रिया की परिभाषा याद करने के बाद आप लिख सकते हो और फिर उसी के रूल के बेस पे आप यहाँ पर जो आपका 3rd ऑप्शन आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे उसको आप चेंज भी कर सकते हो। बट जो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा उसको आपको अपने क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा ही यहाँ पर आप उसको कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यानी कि वो अपने ही कारण फेल हुआ है परीक्षा में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको कथन ए और कारण आर के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 23, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग, यानी कि जो आपका सहकर्मी सहयोग आप ग्रुप में करते हो तो जिस तरह सीखते हो एक्टिविटी के दौरान, वो यहाँ पर इसका प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो ऑप्शन आपका जो 4 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है।
बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसके शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो ऐसा ही सेम प्रश्न मैं अपने प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुकी हूँ, सेम ऐसा ही था वो। आई होप उसको जिन लोगों ने उस क्लास को अटेंड किया होगा उसको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीववादी चिंतन इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर बनेगा। अब बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कि इन दोनों कथनों में से आपके कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते यदि कोई अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से जो विशिष्ट की ओर बढ़ती है उसके द्वारा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। जो ये विद्यार्थी दिए गए उसके बारे में यहाँ पर पूछा, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता बतानी है आपको यहाँ पर, तो उसका क्या रोल है? तो उसके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 को महत्व देना चाहिए, यानी कि जो विविध शैली यानी कि विविध कल्चर से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको यहाँ पर बताया गया है कि उनको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यानी कि एक हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे पहले पेडागोजी के बारे में प्रश्न किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका ए, बी और सी है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। इसके अंदर डी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव बताना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या फिर करती है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर सही होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। गणितीय अधिगम सामग्री, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी और ये डी, यहाँ पर ये दोनों सही हो गए। इनके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसके अंदर विकल्प बी और डी यहाँ पर लिए गए हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मजबूत इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के बारे में। राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा
5 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित है अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं जो होती है यानी कि अवधारणात्मक समझ उनके अंदर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कक्षा शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनमें से अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट ने। बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये यानी कि लिए, जिसको यहाँ पर ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पर इसका हम टोटल करके देखेंगे, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 3 21, तो यानी कि टोटल सही है। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके लिए आप देख सकते हो, इनमें आपका ये कथन जो आपका सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से आपका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल सी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के भिन्न तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त यहाँ पर तरीका बताया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उनका उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों का जो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि रोल प्ले के द्वारा हम उनको पढ़ाई उनकी जो है कराते हैं, तो उसका यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है? विचारों का बहिर्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बारे में। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि सबिटाइजिंग जो आपका हो जाता है, सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को यानी डॉट्स जो उसके अंदर बने हुए होते हैं उनको गिने बिना यह बताने में सक्षम है कि यह कितना है, यानी कि 4 जो नंबर उसका आता है वो उसको बिना गिने ही बता देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और यहाँ पर 3.5 केजी काजू को मिला दिया था। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए उसने। तो यहाँ पर प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 300 ग्राम। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो जो आपका नया क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, यानी कि जो आपका न्यू एरिया निकल के आएगा वो पहले वाले का कितना गुना यहाँ पर हो जाएगा, यह यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 गुना यहाँ पर इसका जवाब बन जाएगा। तब बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के बारे में। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ दी गई है? तो ये यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घन, घनाभ, गोला, बेलन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के हैं
2 का यानी कि 1 सिक्का यहाँ पर बताया गया है और 50 पैसे के सिक्के 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0.50, यानी कि यहाँ पर इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। अब बात करेंगे जो आपका प्रश्न नंबर 50 आ जाता है उसके बारे में। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये भिन्न जो आपको दी गई है उनको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिया गया है, इसमें आपको जो विलुप्त यहाँ पर जो संख्या है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसका जवाब यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 52 के बारे में। निम्नलिखित जो तालिका दी गई है उसको पढ़ना है और उसके अनुसार यहाँ पर बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। सबसे ज़्यादा जो आपका रक्त समूह है वो हो जाता है आपका यहाँ पर 12, और जो आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा 12 हो गया। उसके बाद अब बात की है सबसे कम, तो कम यहाँ पर दिया गया है 3 जो AB का है। तो इनके अनुपात को यहाँ पर हमें बताना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर जैसे आप इसको कट करेंगे यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो यानी कि ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 4:1 यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 53 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका आ जाता है 54, अमीनी में 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 वो यहाँ पर जो आयत है वो यहाँ पर बना पाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जिसके अंदर आपके आयत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 55 के बारे में। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा, यानी कि 16 बजे जो 50 मिनट है उसमें अपनी यात्रा शुरू की है और उसी दिन वो 21:15 बजे समाप्त हो जाती है उसकी यात्रा। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया आपका जो समय है वो यहाँ पर आपको बताना है। यात्रा शुरू होती है 16:50 से और ख़त्म हो जाती है उसी दिन 21:15 पर। तो इसके बीच में जो आपका समय लगा है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 घंटे 25 मिनट इसके लिए यहाँ पर समय निकल कर आ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दो संख्याओं का योगफल आपको यहाँ पर बताना है। तो हम मान लेंगे कि जो हमने 100 में संख्या जोड़ी है पूर्ण संख्या वो आपकी हो जाती है x, और जो हमने फिर कहा है उसके बाद में कि फिर आपको क्या करना है 100 में से वही संख्या आपको घटानी है। तो फिर इन दोनों का आपको यहाँ पर क्या करना है योग। तो जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो ये x से x आपका यहाँ पर कट जाएगा और फिर आपका जो यहाँ पर बात करें टोटल इसका निकल के आ जाएगा 200। तो यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका होगा वो होगा 200 यानी कि 200 इसका सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 करोड़। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 58 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो यहाँ पर घटते क्रम में आपको इन संख्याओं को रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपकी जो ये आपको एक संख्या दी गई है उसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आ जाएगा। अब बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आ जाता है। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आपको जो विषम संख्या के पदों का योग यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 इसका सही जवाब होगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तब। तो यहाँ पर आपका मैथ का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब बात आ जाती है जो आपका ईवीएस का सेक्शन, उसके बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे।
तो यहाँ से हमारा जो अब ईवीएस का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है वो यहाँ पर पार्ट नंबर 3 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिका संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो यहाँ पर आपका बेस्ट तरीका हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र फोन कॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 62 के बारे में। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन डैश यहाँ पर दिया गया, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, में से एक जो इसके लिए सुटेबल होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आपको फिल करना है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसके अंदर किसान आएगा। कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है कृषि फार्म। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किसान ही यहाँ पर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है वो यहाँ पर बताना है। तो जब बच्चे खोज के द्वारा खुद प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो वो इसका सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प इसका हो जाएगा। परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 के बारे में। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त तरीका अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो भी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा सी और डी ये 3 विकल्प इसके अंदर होंगे, जो आपका बी है वो यहाँ नहीं लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ए, सी, डी इसका सही जवाब होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से और जो 5th तक है ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। यानी कि स्कूल के बाहर का जो आपका एनवायरनमेंट है उससे रिलेटिव यहाँ पर जो विकल्प होगा वो सबसे सही यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। शिक्षार्थी को कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शन करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 68 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 69 के बारे में। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए, यानी कि किन बातों पर उसको जोर देना चाहिए जब वो एक पेपर यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पर इसका हमारा जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 के बारे में। आपको कक्षा 3 से 5th तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा, यानी कि जो आपका तरीका है वो सबसे अधिक यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 72 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका जवाब सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ए सही है परंतु आर गलत है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त यहाँ पर है वो बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 के बारे में। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो यहाँ पर इसके लिए जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए और सी यहाँ पर इसके अंदर आ जाए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए और सी विकल्प दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कारण और कथन दोनों दिए गए तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका 75 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 76 गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति यहाँ पर आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर जो आपका मैप होगा वो कुछ इस हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं आपका गुजरात हो जाता है, देन उसके यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप जब ऐसे बना के देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व की आपकी डायरेक्शन होगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व की आपकी डायरेक्शन निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा मांसपेशियों की ऊर्जा का वो उपयोग यहाँ पर करता है। अब बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 78 के बारे में। जब हम ईंधनों को जलाते हैं तो उस समय क्या प्राप्त होता है। तो इतना ही जो आपका एक क्वेश्चन है कोई भी उसका जवाब दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब ईंधन को जलाते हैं तो उस समय क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब बन जाएगा। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी चावल की कैटेगरी है वो हो जाएगी बोरा चावल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि यहाँ पर आपको चुननी है। तो वो हो जाएगी आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का आपका टाइम पीरियड इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। बात करेंगे अब प्रश्न नंबर जो आपका 81 है, यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ए का 4th यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा बी जो आपका जाएगा वो जाएगा यहाँ पर आपका 3rd पर। और फिर जो आपका सी है उसका जवाब यानी कि मिर्च आपकी दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति उसकी होती है। और फिर यहाँ पर बात करें जो लौंग है उसके लिए आपका डी यानी कि फर्स्ट कील की तरह वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। तो इस प्रश्न का यानी कि 82 क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है। उसके लिए सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है तो उसके अनुसार यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 और आपका जो डी है वो यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जो ये 15 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वर्षों से लोग निवास करेंगे यानी कि 25 वर्षों के अंदर ये रखा गया है, 15 वर्षों के लिए नहीं है। जो लोग 25 वर्षों से वहाँ निवास करते हैं उसके लिए यहाँ पर होगा। और जो लॉटरी वाली बात है वो भी यहाँ पर इसके लिए सही नहीं है, झारखंड के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 और जो डी है ये सही होगा जो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। यहाँ पर दिया गया 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान आपको बताना है। तो आप यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आपका जवाब है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 144 ग्राम यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इसमें से निम्नलिखित में से यानी कि गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो अपने भोजन में वो जो पूरा शिकार है उसको निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है। दांत उनके नुकीले होते हैं। इसके अलावा उनके जहरीले डसने वाले जो आगे के 2 दांत होते हैं उनके द्वारा वो अपना जहर छोड़ते हैं। और यहाँ पर बात की गई है वो चबा कर खाते हो, तो जब निगल लिया तो चबाने का तो प्रश्न नहीं उठता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निगेटिव इसमें बताना था तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 के बारे में। कासा ब्राउन्ज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कांसा ब्राउन्ज यहाँ पर एक मिश्र धातु दी गई है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीन और कॉपर को। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 87 के बारे में। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही होगा। वे ज़्यादा आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे की नींद वो लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। दोनों सही होंगे, ए और आपका जो बी है वो नहीं होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 2 कथन आपको दिए गए हैं, तो उनमें से कथन और कारण को आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके गलत हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 90 के बारे में। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल जो आपका बी और सी है वो इसके अंदर सही होगा, ए आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ये आपका देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पार्ट नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 4th है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है वो यहाँ पर मैच करेंगे। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें जो विकल्प आपका 4 होगा वो यहाँ पर सही होगा, स्व निरीक्षण के द्वारा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ये कविता गा रहे हैं और यह मेरी नाक या मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श करते हैं। अध्यापिका जो किस विधि के माध्यम से उनको सिखा रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के द्वारा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 93 के बारे में। विद्यार्थी पिछले इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही जवाब होगा, सहपाठी आकलन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या विकल्प लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थियों की प्राथमिकता के साथ शिक्षार्थी की प्राथमिकता के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब मैं गतिक बोध तरीके से संकलन करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 95 के बारे में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक कथन और एक तर्क दिया गया है, तो यहाँ पर उसको बताना है क्या उसका जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत बताया गया है। अब बात करेंगे 96 क्वेश्चन के बारे में। कक्षा 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो वो अपनी भाषा का उपयोग कर रहा है सिचुएशन के अनुसार। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा उपयोगितावाद, यानी कि उसको पता है कि कहाँ पर किस तरीके से उपयोग उसको करना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 97 के बारे में। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे प्रश्न बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क ज्ञान के बड़े व्यक्ति से सुने और न ही अपने भाई बहनों से उसने सुने हैं। तो इस बात को लेकर वह भ्रमित है कि क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं और यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो 3 यानी कि व्यवहारवाद के बारे में, यहाँ पर ये इसका सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही इसका जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 98, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उद्गामी साक्षरता। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों को से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 99 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 44 संभाषिक पठन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 100 के बारे में। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल्य तत्व जैसे वर्णों और समनियम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचनात्मक उपागम। तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 101 के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न में आपका कथन और तर्क दिया गया है, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, यानी कि ए गलत परंतु आर यहाँ पर सही बताया गया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 102 के बारे में। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। अब बात करेंगे आपका प्रश्न नंबर जो 103 यहाँ पर आ जाता है उसके बारे में। कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नए शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस बच्चे का जो शब्द का अर्थ समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। यानी कि अगर बात करें तो कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 104 के बारे में। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 105 के बारे में। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, काफ़ी लेंथी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसका ए में आपका यहाँ पर 5th दिया गया है, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर सेकंड, डी के अंदर 4th और ई के अंदर आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब यहाँ पर होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर आपको पैराग्राफ से जवाब देने हैं, तो अब सीधा हम यहाँ पर जवाब ही देंगे क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 106, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसके लिए सही होगा, दया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 107 के बारे में। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। सुख दुख का कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब हो जाएगा कर्म। ये आपको जवाब पैराग्राफ में से पढ़ के देने यहाँ पर थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 109 के बारे में। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पुरुषार्थ। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 110 के बारे में। मन की कटोरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मन से बुरे भावों का निष्कासन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 111 के बारे में। जीवन का मुख्य लक्ष्य यहाँ पर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 112 के बारे में। स्वार्थ का विलोम यहाँ पर बताना है, तो स्वार्थ का विलोम जो आपका हो जाएगा वो होगा निस्वार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 113 के बारे में। मानवीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये प्रत्यय यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 114 के बारे में। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, अंधकार, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 115, कविता का मुख्य स्वर है, तो यहाँ पर नारी शक्ति के बारे में यानी कि स्त्री की शक्ति के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब बन जाएगा। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका को यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, संज्ञान योग्य। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 117 के बारे में। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि स्त्री को कहीं भी कमजोर यानी कि अबला नहीं बताया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 118 के बारे में।
स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, युग निर्माण तुम्हें करना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 119 के बारे में। कविता के अनुसार स्त्री को यहाँ पर क्या मतलब बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, यानी कि स्त्री को अब अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 120 के बारे में। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसमें जो आपका अलंकार है वो रूपक अलंकार यहाँ पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है संस्कृत वाला पोर्शन। तो यहाँ पर 122 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विवाद इन दोनों के बीच में होता है। बहुत ही इजी सा पैराग्राफ दिया गया है जो आप छोटे कक्षों में इसको पढ़ चुके, हर कोई जानता है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जो देवदत्त है उनके बीच में फाइट हो जाती है हंस को लेकर, तो उसके बारे में ये एक पैराग्राफ यहाँ पर बहुत ईजी सा दिया गया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 123 के बारे में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अविद्यत। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 124 के बारे में। अवदत्त सिमिन क्रिया रूपे का अलंकार। तो यहाँ पर इसमें अलंकार जो आपका है वो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 125 के बारे में। तो यहाँ पर इसको जो आपको इनमें बताना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 126 के बारे में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात आ जाती है प्रश्न नंबर 127 के बारे में। तो यहाँ पर आपको करुणा में विभक्ति बतानी है। तो यहाँ पर जो आपकी विभक्ति हो जाएगी वो तृतीया हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है आपका दूसरा पैराग्राफ। तो अब सेकंड पैराग्राफ से जुड़े क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 128 है उसके अंदर बताना है आपको यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 129 के बारे में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंहासन। तो यहाँ पर अब बात करेंगे जो आपका प्रश्न नंबर 130 है। तो यहाँ पर उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी सिंहासन इसका ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पर सही होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 131 के बारे में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शशक या जो खरगोश था इसका आने के अंदर, वो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अविलंब यहाँ पर दिया गया अति विलंबने सिंहसा समीप आकर्षित, यानी कि जो अधिक समय लेकर सिंह के पास गया था वो कौन था? तो वो शशक यानी कि खरगोश यहाँ पर बताया गया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 132 के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अधुना। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 133 यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी मतलब यहाँ पर क्रिया के बारे में, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ यहाँ पर दी गई है। इदम पदम की मस्ती, यानी कि इनमें से यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इसके अंदर क्रिया विशेषण की बात यहाँ पर की गई है। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 134 के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सबसे अलग है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसके लिए, यानी कि गच्छामी, सही जवाब इसका होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ से अब आपके पैडागोजी से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे 137 के बारे में। तो यहाँ पर आपको विधि बतानी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्गमनात्मिका, जो इसका सही जवाब होगा। अब प्रश्न नंबर 138 पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 139 है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 140, इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर दिया गया है 2। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की यहाँ पर, यानी कि 141 प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपको वही विकल्प और जो कारण है वो यहाँ पर, सॉरी, कथन और कारण यहाँ पर बताने हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समग्र भाषा उपागम। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 144। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वक्तुशय क्षमता। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 145 के बारे में, जिसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 146 के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वार्तालापीय पठनम।
अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 147 के बारे में। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही जवाब हो जाएगा। तो अब आपके बचे हैं कुछ ही प्रश्न यहाँ पर। तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 148 के बारे में, जो आपका यहाँ पर कथन और कारण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि ए आपका सत्य है और जो आर आपका है वो असत्य, यानी कि गलत कथन यहाँ पर बताया गया, यानी कि कारण जो गलत है लेकिन कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हैं। तो जो आपका 149 है क्वेश्चन नंबर, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिया विधि। अब बात करेंगे आपके जो लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है 150। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतरम विकासेन पुनरुत्या च संबद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा पेपर मैंने यहाँ पर मैच करा दिया है। जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।